हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपी एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल पर। एपी एक्सप्लेन्स मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट श्योर सिलेक्शन। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करते हुए साइंस के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप प्रतिदिन एक सेट देखते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस आपको हमारे सेट से ही देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है क्योंकि ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। हाँ, ये बात तो सही है ना कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन का जब हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 2 और 4। हाँ है ना, तो इसके लास्ट सेल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये भी बात सही है। ये क्या बोल रहा है कि इसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, है ना। ये भी सही है। तीसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये वाला डी। समझ पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर 6, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। टू अचीव स्टेबिलिटी इट्स नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके लास्ट सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ पा रहे हैं। इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द रिक्वायर्स टू मच एनर्जी। साथ ही साथ इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। जो इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा। इस कारण से कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है ना। और यही कारण है कि कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबी श्रृंखला बनाने के लिए स्वयं जुड़ने के गुण को क्या कहते हैं। लंबी श्रृंखला बनाने के लिए स्वयं जुड़ने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है किटनेशन। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। श्रृंखलन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, किटनेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। किटनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये वाला, जैसे ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, फिर एक और कार्बन से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक और कार्बन से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे खुद के कार्बन से क्या बना सकता है, एक श्रृंखला बना सकता है। इसी के कारण लंबी श्रृंखला बनाने के लिए स्वयं जुड़ने के गुण को हम लोग क्या करते हैं, केटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया है। केटेनेशन इज अ यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच और साइक्लिक चेन। अच्छा, एक कार्बन कार्बन के बीच क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट ब्रांच बन सकता है, एक स्ट्रेट चेन बन सकता है, या फिर ब्रांच के फॉर्म में बन सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं। या फिर साइक्लिक भी बन सकता है। साइक्लिक मतलब क्या, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, एक ऐसा, इस तरीके से। है ना, साइक्लिक फॉर्म कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसा होता है कि फार्मूला, सेम मोलिकुलर फार्मूला
बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरिज्म में ऐसा कंपाउंड होता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, है ना। साथ ही साथ इसका आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, डेंसिटी अलग हो सकता है ना। अच्छा, पहले मैं एक आइसोमेरिज्म का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ब्यूटेन का नाम सुना है आपने, है ना। ब्यूटेन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला तो यही होता है ना, C4H10। ये कौन से ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, हाँ या ना। अच्छा, ये दो तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एक को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एक को बोलते हैं आइसोब्यूटेन, है ना। इसका मतलब ये बात हुआ कि आइसोमेरिज्म में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, डेंसिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन दिख रहा है आपको, है ना। नॉर्मल ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा आइसोब्यूटेन से। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, केटिनेशन। अगला, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, डायमंड। डायमंड होता है क्या, नहीं, डायमंड नहीं होता। ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट आंसर है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है ना। ग्रेफाइट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पेंसिल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है ना। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना, 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन तो हो जाता है, मगर एक कार्बन एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रहता है। समझ पा रहे हैं। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 3 अदर्स, दिस लीव्स 1 फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट में पाया जाता है, विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, मीथेन की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है। मीथेन का ज्यामितीय संरचना कैसे होती है, क्या लीनियर होता है मीथेन का ज्यामितीय संरचना, क्या टेट्राहाइड्रल होता है कि हेक्सागोनल होता है। तो मीथेन का जो ज्यामितीय संरचना होता है क्या होता है, बताओ आप लोग, टेट्राहाइड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। अच्छा, मीथेन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मीथेन जो है एल्केन से बिलोंग करता है ना, एल्केन CH4। क्या होता है, CH4। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। कोई दिक्कत है क्या, है ना। उसी तरह मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2, बताओ, C2H6। कोई दिक्कत है क्या, है ना। द मीथेन CH4 हैज टेट्राहाइड्रल शेप वेयर द कार्बन is at the center and 4 hydrogen atoms are at the corner with bond angle 109। अच्छा देखो, एक चीज़ याद रखना, मीथेन के बीच का एंगल भी आपको याद रखना, है ना। इसका आंसर तो समझ में आ गया, टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो कार्बन क्या है बीच में, है ना, 4 हाइड्रोजन क्या है चारों तरफ लगे हुए हैं, दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन क्या है चारों तरफ लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से कार्बन इस तरह से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया। और एंगल, यहाँ पे एंगल याद रखना, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 109
डिग्री 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री का एंगल बनाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन, बकमिनिस्टर फ्लोरीन में कितने परमाणु होते हैं? तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन में कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। इस चीज़ को याद रखो। कितने परमाणु होते हैं भाई साहब? 60 परमाणु होते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 परमाणु होते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन में। ओके ओके। बकमिनिस्टर फ्लोरीन दिखता कैसे? ये देखो, ये हो गया पूरी तरह से एकदम फुटबॉल के की तरह दिखा देता है। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह दिखाई देता, फुटबॉल। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड बाई, ग्रेफाइट में परतें किससे जुड़ी होती है? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, वंडर वाल फोल्ड से जुड़ा होता है, कि आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इस चीज़ को भी आपको बताना है। तो याद रखोगे कि द लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड बाई, जुड़ी हुई रहती है कोवलेंट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? कोवलेंट बॉन्ड से। समझ में आया? वाइल कार्बन एटम्स विद इन लेयर आर बॉन्डेड कोवलेंटली, मतलब कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, एक बात याद रखोगे, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, चलिए आयनिक बॉन्ड बताइए। पहले मैं आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन बताता हूँ। एन आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। जैसे जैसे मान लो कि एक NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 281, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 287, है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सोडियम लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से फॉर्मेशन क्या हुआ? NaCl। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? चलिए आयनिक बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। आयनिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड बनाता है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दूँ मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो काफ़ी हाई होता है भाई, काफ़ी हाई होगा। आयनिक बॉन्ड्स बनाने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, सोलुबल इन वाटर होता है, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया, है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आए। आयनिक कंपाउंड्स का मैंने एग्जांपल दे ही दिया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इज, ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड, है ना। तो अच्छा, जो गिवन ऑप्शन है, गिवन ऑप्शन में सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है भाई? तो याद रखोगे
कौन सा है? डायमंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या है? डायमंड। तो इसका आंसर क्या हो गया? डायमंड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर है, देख लो डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलिए भैया। जनरल फार्मूला फॉर द एल्केन सीरीज इज, एल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो एल्केन का मैंने आप पहले ही बताया, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एल्कीन्स का क्या होता है? एल्कीन्स का बताओ, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे किसका पूछ रहा है? इसमें यहाँ पे एल्काइन का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एल्काइन का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है? जैसे देखो, इथाइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? C2H2। इथाइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H2। एल्केन जैसे CH4। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज, एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर क्या है? एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर क्या है? तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, बताइए। एन एल्कीन रिक्वायर्स डबल बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना है आपको कि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है ना। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, अचानक से याद आता है, एल्केन्स को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, सैचुरेटेड, और एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। इस चीज़ को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज इज, एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि एल्कीन सीरीज में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होगा? CnH2n, है ना। तो इस कारण से जनरल फार्मूला CnH2n होता है। साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इस कारण से एक बात आपको समझना है कि मीथेन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीथेन तो नहीं बनने वाला, है ना। तो कब क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? C2H4। क्या बनेगा? C2H4। क्या बनेगा? C2H4। कोई दिक्कत है क्या? है ना। C2H4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? जैसा कि मैंने आपको आइसोमर के बारे में बता दिया है कि आइसोमर किसे बोलते हैं। आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसका जनरल फार्मूला नहीं, मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ब्यूटेन, है ना। ब्यूटो आइसोमेरेज में शो करता है। ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक को बोलता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक को बोलता है आइसोब्यूटेन। उसी तरह पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई साहब। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, हिंदी में आइसोमर को बोल दे समावयवी। 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं, चलिए पहले पेंटेन का फार्मूला लिख देता हूँ, C5H12, 5 दूना 10, 2 12, है ना। एक को बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक को बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया भाई साहब। एक को बोलते हैं न्यू पेंटेन, न्यू, है ना। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं। कोई इस सेट्स में जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देकर आओगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये सेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? जैसा कि मैंने पहले बताया, संतृप्त और संतृप्त के बारे में आपको बताया है ना। असंतृप्त कौन सा हो जाएगा बताइए? असंतृप्त कौन सा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड इथीन, है ना। क्या हो जाएगा? इथीन। साथ ही साथ बेंजीन भी, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। इथीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। मीथेन, मीथेन में कौन सा बॉन्ड होगा? मीथेन में हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज मेंबर्स डिफर बाय, समजातीय श्रेणी के सदस्य किसके द्वारा भिन्न होते हैं? CH2 ग्रुप के द्वारा भिन्न होते हैं। 14 एटॉमिक मास 14 एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा भिन्न होते हैं। CH3 ग्रुप के द्वारा भिन्न होते हैं। याद रखोगे, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि होमोलोगस सीरीज बोलते किसको है? होमोलोगस सीरीज बोलते किसको है? ध्यान से सुनिए होमोलोगस सीरीज के बारे में। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चलिए होमोलोगस सीरीज का पहले मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एल्केन का एग्जांपल लो। एल्केन का पहला मेंबर क्या होता है? CH4 मीथेन, है ना। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? एल्केन का दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? इथेन, C2H6, है ना। मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस देखने को मिल गया। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन है ना, सॉरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिल गया, है ना। तो होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप का क्या होता है? डिफरेंस होता है। इस चीज़ को याद रखोगे, है ना। अच्छा, इसका एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? कार्बन का कितना होता है बताओ? 6 दूना 12, हाइड्रोजन के क्या होगा? 2, तो 12 दो 14, क्या होगा? 12 दो 14, है ना। तो ए और बी क्या है? दोनों के दोनों सही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको समझ में आ गया। होमोलोगस सीरीज के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, होमोलोगस सीरीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझो। जैसे मैं पूछूं कि मीथेन और इथेन के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होने लगता है। जैसे मीथेन और इथेन में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेरिजन करेंगे ना, तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू मीथेन। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। LPG गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? LPG गैस के मुख्य घटक कौन सा है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कौन सा है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, है ना। LPG जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो LPG में क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन। और क्या पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे स्लो करा रहा हूँ, तो आप स्पीड को चेक थोड़ा बढ़ा ले सकते हैं। 1.25 कर लीजिए या फिर 1.5 कर लीजिए, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए आगे बढ़े। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है क्या? मीथेन। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है भाई साहब? मीथेन होता है। इस चीज़ को आपको याद रखोगे। बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, है ना। बायोगैस कंटेन्स अबाउट 55 to 75% मीथेन produced by anaerobic decomposition of
ऑर्गेनिक मैटर। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना उसको क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा अपघटन होगा। इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। चलो भैया आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनोन इज, प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो मैं पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप कौन से कंपाउंड का क्या क्या होता है हम लोग समझते हैं। पहले अल्कोहल की हम लोग बात करते हैं, किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख थोड़ा टाइम लगेगा बट लिख देता हूँ, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, है ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CO, है ना, इस तरीके से लिखता है समझ में आया। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करें तो मैं लिखता हूँ एल्डिहाइड, ALDEHYD, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CHO। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई साहब, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप बताओगे। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रहा है ना। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बता दिया। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप बता दो, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, है ना, और इसको डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, इस तरीके से। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल बता दिया, एल्डिहाइड बता दिया, कीटोन बता दिया, ईस्टर बता दिया, ठीक है। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। इस चीज़ को भी याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है, इस कारण से बता रहा हूँ, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक साथ इतना इन्फॉर्मेशन शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। हैलाइड को सिंगल बॉन्ड X से डिनोट कर दे। X क्या हो सकता है, X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता दूँ इसको, देखो एग्जाम्पल क्या होगा, C2 एक ले लो, C2H5 Br ले लेते हैं, है ना। या फिर इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन इसको बोल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए एल्कीन का मैंने आपको बता ही दिया, एल्कीन का ये होता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन, है ना। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता, एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। IUPAC सफिक्स फॉर द एल्डिहाइड इज, एल्डिहाइड के लिए IUPAC प्रत्यय क्या है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, अल का यूज करते हैं ना, अल का, बिल्कुल अल का यूज करते हैं, है ना। एल्डिहाइड के लिए अल का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा है। चलो द ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH रिप्रेजेंट्स, अभी मैंने बताया COOH किसका होता है, COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का बताओ, CHO, है ना। अल्कोहल का सिंग, ये वाला। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस हैज़ अ स्वीट फ्रूटी स्मेल, किस पदार्थ में मीठी फलों जैसी गंध होती है। साबुन में होती है, साबुन में मीठी फलों जैसी गंध, ना ना बिल्कुल नहीं, गलत। साबुन में मीठी फलों जैसा गंध नहीं देखने को मिलता है। ईस्टर, ईस्टर में, ईथर में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर फेमस फॉर देयर प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल्स यूज्ड इन परफ्यूम एंड फ्लूम। इसका आंसर क्या होगा, ईस्टर,
ईस्टर में क्या होता है, फलों जैसी मीठी गंध होती है। ईस्टर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना, परफ्यूम्स बनाने में यूज करते हैं, साथ ही साथ फूड में भी ईस्टर हल्का फुल्का स्मेल के लिए डाला जाता है। ओके, तो ईस्टर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ ध्यान से समझना, स्टेरिफिकेशन किसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन हम लोग बोलते हैं किसको, है ना, स्टेरिफिकेशन किसको बोलते हैं। देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इट फॉर्म ईस्टर, साथ ही साथ वाटर। क्या बनाता है, ईस्टर के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है, ईस्टर के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर बनाएगा, साथ ही साथ वाटर बनाएगा। इस पूरे प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन बोलता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। कोवलेंट्स बॉन्ड इन प्रोपियोन में कुल कितने संयोजक बंध है। पहले प्रोपियोन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। प्रोपियोन का फार्मूला क्या होता है, C3, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, C3H7OH। चलो इसमें कोवलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो देखो, कार्बन 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 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने बनाना है, ठीक है, यहाँ पे तो 7 और 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ। ये देखो भाई हो गया, है ना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी कर रहा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H हाइड्रोजन आया ना। काउंट करो जरा, कितने होते हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए भाई साहब, 11, है ना। ऐसे भी काउंट कीजिए, 4 यहाँ पे, 4 3 7, 7 3 10, 1 11, है ना। तो कितना आंसर क्या हो जाएगा, 11। समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन आर, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन का फार्मूला पहले बताओगे, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, है ना, C6H6। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बनाता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ। फंक्शनल आइसोमेरिज्म पोसेस, कार्यात्मक समवयु में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शेयर द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, क्या होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो ये थे 21 क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन और भी हैं, तो अगले सेट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, है ना। और AP एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने का बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। पहला, इस जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही NCERT से मैंने क्या कहते हैं, वो जो बुक होता है, बुक से मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढ के निकाला है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अगले क्लास में आपको एग्जैक्ट कार्बन एंड कंपाउंड से कितने TRE 1 2 3 में क्वेश्चंस आए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, सामने दिखा दूंगा। जैसे देखो अभी मैं दिखा दे सकता हूँ PDF, ये वाला देखिए, ये PDF आपको दिख रहा है क्या, ये देखिए, है ना, कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डीनेचर इथेनॉल, TRE 1 में पूछा गया, TRE 2 में, 2 में, 3 में, 1 में, 2 में, 3 में, है ना। 6 7 क्वेश्चन पूछे गए।
इस कारण से इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलते हैं। AP एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।